देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। हमारी खास पेशकश शख्सियत में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हर हफ्ते हम किसी ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं और जो आपको जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा भी प्रेरित कराते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है एडीसीपी नॉर्थ अभिजीत आर शर्मा। सर, प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। देखिए, आप बतौर आईएएस आईपीएस माफी चाहूंगी, काम करना आसान नहीं होता है। अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताइए कि दिन की शुरुआत कैसी होती है आपकी। जी दिन के शुरुआत हमारा पहले होता है कि एक क्राइम डेली बनता है। तो क्राइम डेली का पढ़ाई करता है हम लोग कि क्या क्या क्राइम्स रजिस्टर हुआ है, कितना लोगों को गिरफ्तारी हुआ है और कितना मुकदमा का निस्तारण हुआ है। ये हो सकता है कि सुबह का 2 बजे भी हम करते हैं, नहीं तो सुबह उठने के बाद भी हम लोग करते हैं। जो उसके बाद हम लोग ये करते हैं कि उसमें जो भी महत्वपूर्ण घटना है उसके बारे में हम सीनियर ऑफिसर्स को ब्रीफ करते हैं। अगर कोई क्लैरिफिकेशन लेना है तो हमारा एसएचओस या विवेचकों के साथ बात करते हैं। एंड दिस ऑफिस से आने से पहले ही हम डिसाइड करते हैं कि आज क्या क्या करना है, क्या क्या इवेंट्स है, क्षेत्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, ये सब चीज़ों का प्लानिंग करता है। और ऑफिस में आके 10 से 12 बजे से लेके 2 बजे तक हम फरियादी से मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा जांच है, कई इस तरह के हमारे पास जांच करने के लिए आता है, इंक्वायरीज़ के लिए आता है, तो इंक्वायरीज़ भी होते रहते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा सुपरविजन फंक्शन है, जैसे नीचे का जो पुलिस स्टेशन से उसमें जो विवेचना हो रहा है उसका कार्रवाई सही चल रहा है नहीं चल रहा है, इसका भी सुपरविजन हम करते हैं। और बाकी अन्य काम भी करते हैं। और जैसे फील्ड में कुछ काम है तो हम फील्ड में निकल जाते हैं जी। ठीक है, देखिए ये तो रहा आपका डेली रूटीन। आधा दोपहर तक का डेली रूटीन हो गया। इसके बाद जो शाम का रूटीन, फिर हम लोग लाइट लंच या लेट लंच करने के बाद हम फिर फील्ड में निकल जाते हैं और बाकी विवेचना, निस्तारण, कुछ क्राइम्स हो गया तो क्राइम सीन विजिट करना, जैसे कोई क्रिमिनल्स पकड़ में आए उनका पूछताछ करना, इंट्रोगेशन करना, या लोगों से शिकायत के ऊपर मौके पे जाके जांच करना। तो इवनिंग रात पूरा समय फील्ड में रहता है जी। मेरी जानकारी के मुताबिक 2018 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं आप जी। 2018 में जब आपने आईपीएस की ट्रेनिंग ली, ज्वाइन किया, आपके सामने क्या चैलेंजेस आए सबसे पहले? देखिए, मैं पहले से ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, आई वॉज नॉट एक स्पोर्ट्स टाइप का लड़का नहीं था। तो इसलिए पहले चैलेंज मेरा था कि आईपीएस के लिए जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, हम काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके फिजिकल चैलेंजेस रहता है। तो उसके लिए हमारा मेंटल और फिजिकल कंडीशनिंग करना बहुत ज़रूरी था। तो वही था हमारा सबसे ज़्यादा जो चैलेंज जो बता सकते हैं, वही था। एंड एनपीए का ट्रेनिंग बिल्कुल अच्छा तरीके से हो गया था। आप बेसिकली केरल यानी कि साउथ इंडिया के रहने वाले हैं, ऐसे में हिंदी आपकी बहुत फ्लुएंट है, इसका राज पहले तो आप बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि मैं केरला से जब मैं पहले बार दिल्ली आया, वो मेरा यूपीएससी इंटरव्यू देने के लिए था। तो तब तक मैंने कभी हिंदी ना बोला है, ना सुना है, और ना ही मेरे को ऑफिशियली मैं हिंदी पढ़ा नहीं था तब तक। उसके बाद जैसे नौकरी में आया और यूपी का अलॉट हो गया, मेरे को बिल्कुल समझ में आ गया कि अब हिंदी सीखना है, क्योंकि इधर जो है यूपी में ज़्यादा तरफ लोग जो आमतौर का पब्लिक जो आता है हिंदी में ही बात करना पसंद करता है। एंड हमारा प्रशासनिक भाषा भी हिंदी है। तो उसको लेके मैंने पहले मेरे शुरुआत किया, मैं किताबें पढ़ने शुरू किया। जैसे अक्षर जो होते हैं उससे मैंने शुरू किया। जैसे उस एनपीए में हमको स्पेशल ट्रेनिंग भी मिल जाता है, तो हमारा सर ने जैसे सेंटेंसेस फॉर्म करना, ग्रामर करना, वो सब सीखा। फिर बात मेरा सबसे अच्छा बना क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा दोस्त मिला ट्रेनिंग में, जो हमको सिखाया कि आमतौर पे कैसे हिंदी बात करना है, कैसे यूज़ करना है। और उन्होंने भी मेरे को बहुत मदद करके मेरे को इतना हिंदी सिखाया। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, आईपीएस बनना आसान नहीं होता। अभी आपने भी जिक्र किया कि दिन रात एक करते हैं तब जाके आप लोगों के लिए कुछ कर पाते हैं। कब मन बनाया आपने कि आपको आईपीएस बनना है या आपको सिविल सर्विसेज में ही जाना है? जी, मेरा फादर का ग्रैंडफादर पहले ही पुलिस में रहा हूँ, इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुआ था। और मेरे ज़्यादातर फैमिली मेम्बर सर्विसेज में भी है, प्रोफेशनल्स भी है। तो इन्हीं से मेरे को प्रचोदन मिला है कि हमारा देश को कुछ करना है। और मेरा कॉलेज टाइम में गवर्नमेंट कॉलेज से किया था इंजीनियरिंग। तो वहीं पे ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ के बारे में डिस्कशंस भी होता था और हमको एक्सपोजर हुआ था कि इस देश में क्या क्या इश्यूज़ है। तो हमको पर्सनली लगा कि इट वुड बी गुड इफ़ आई वर्क टूवर्ड्स सम ऑफ दैट। एंड उसी के दौरान मैं कॉलेज के बाद तुरंत सिविल सर्विसेज तैयारी में लग गया। अभी आपने जिक्र किया पहली ज्वाइनिंग, और पहली ही ज्वाइनिंग में यूपी
और जी। वहाँ पे सबसे एक बड़ा चैलेंज हिंदी। जी। यूपी को लेके आपका पहले परसेप्शन क्या था जब आपको मिला कि नहीं आपको तो यूपी में ज्वाइन करना जी है? एक फनी इंसिडेंट बोल सकता हूँ मैं इसके बारे में। जब मैं पहले बार यूपी आया इस एनपीए में फेस 1 ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हम हमारा दोस्तों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट में उतरा और मुरादाबाद एकेडमी का गाड़ी आया था हमको लेने के लिए। एंड हम बैठ के यूपी गेट जो गाजियाबाद में होते हैं उसी से एंटर किया यूपी में। और हम पहला बार जब मैं यूपी को देखा मैं ये देखा कि इतना खुला जगह हो सकता है। केरला में क्योंकि पहाड़ होता है, ज़्यादा तरफ घर होते हैं और पेड़ होता है, तो लाइन ऑफ साइट जो है एक आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के ऊपर आप कुछ ना कुछ रेफरेंस मिलेंगे। अब मैं पहला बार इतना बड़ा खेत दिख रहा है कि जहाँ जहाँ मैं आग डाल रहा था वहीं पे पूरा जितना तक आग जाता है उतना तक शुगर केन है या कोई खेती है। बहुत बड़ा अच्छा लगा मेरे को और पहला बार वही इंप्रेशन था। मैं ये सोचा कि हाँ ये इतना भी बड़ा जगह हो सकता है। एंड लोगों के बारे में मेरा पहले पोस्टिंग जो अंडर ट्रेनिंग था, मैं झांसी में था, तो वहीं पे लोग बहुत बढ़िया था और बहुत मदद भी करता था। कभी कभी क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं था उस समय, तो लोग बहुत पेशेंटली मेरे से डील करता था कि बोला कि सर चलो ठीक है सर, अब कोई दिक्कत में मैं फिर मेरा जो शिकायत है मैं रिपीट करूँगा, आप ध्यान से सुनिए। मैंने बोला थैंक यू। तो हिंदी वो लोग भी, आम आदमी भी हमको बहुत सपोर्ट किया कि उनको समझा था कि मैं नॉन हिंदी बैकग्राउंड से, और उन्होंने बहुत कोशिश किया और पेशेंस रखा कि मेरे को समझ में आए। अच्छा, लखनऊ के बारे में कहते हैं नवाबों का शहर है। जी। यहाँ दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगी। आपको यहाँ की खासियत क्या, चीज आपको यहाँ की अच्छी लगी और क्या चीज बुरी लगी आपको यहाँ की? देखो, खासियत अच्छा लगा तो सब कुछ अच्छा ही है। लखनऊ ऐसे शहर है कि जो मेरा खुद का होम टाउन तिरुवनंतपुरम को याद दिलाते हैं हमेशा। इसका ग्रीनरी भी अच्छा है, लोग भी बहुत बढ़िया है। और लखनऊ में जैसे आप एग्जैक्ट हिंदी वर्ड तो मेरा मन में नहीं आ रहा है, बट लखनऊ इज़ ए वेरी वेलकमिंग टाउन। जहाँ से भी आइए लखनऊ पे, वो आपको दिल में लेंगे और आपको दिल में जो मदद आपको चाहिए वो करने के लिए तैयार हो जाता है लखनऊ वाला। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा है। और एक ड्रॉबैक? ड्रॉबैक के तौर पे अभी तक मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिखा है कि जैसे ड्रॉबैक बता सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरा होम टाउन तिरुवनंतपुरम जैसे ही मेरे को लग रहा है लखनऊ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एडीसीपी नॉर्थ एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी। क्राइम से लेके ट्रैफिक हर एक कंट्रोल करना एक चैलेंजिंग होता है। तो एडीसीपी नॉर्थ के तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज जो एक साल के अंदर आपने फेस किया हो? बिल्कुल, जैसे आपने बताया एडीसीपी नॉर्थ का पद पे हमारे पास 10 थाने हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इलाके उसमें आते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग भी रह रहे हैं इधर। सबसे ज़्यादा चैलेंज यही रखा है कि हमारा पुलिसिंग को कैसे इम्प्रूव करना, क्योंकि हर चीज़ को महत्वपूर्ण होता है कि एक कदम के नेक्स्ट कदम जो है सब ऊंचा कदम लेना है। इट शुड बी अ हायर स्टेप, वी शुड इवॉल्व, वी शुड बी मोर एफिशिएंट इन आवर वर्क। तो सबसे ज़्यादा चैलेंज यही है जो एक साल में हम लोग कोशिश किया, हमारा टीम जो कोशिश किया यही है कि और बेहतरीन पुलिसिंग देना लोगों को, और हमारा विवेचनाओं को और बेहतरीन तरीके से करना, हमारा जांचों को और बेहतरीन तरीके से देना, और हमारा सिटीजन सुविधाओं जैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो गया, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो गया, उन सब चीज़ों को बेहतरीन करना और बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, यही सबसे ज़्यादा चैलेंज हमको देखा है और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इसमें। देखिए, क्राइम तो हर एक एज ग्रुप के साथ होता है, चाहे वो जी। बच्चियां हो, चाहे वो बुजुर्ग हो या चाहे वो यंग हो। लेकिन बच्चियों का क्राइम बहुत सेंसिटिव होता है, या बच्चों के साथ जो भी क्राइम होता है जी। उसको टैकल करने के लिए आप किस तरीके से स्पेशल वर्क करते हैं या स्पेशल एफर्ट्स लगाते हैं? जी, इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही किया कि यंग पीपल जो बच्चे और बच्चियों के साथ जो अपराध होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत क्रूएल होता है। तो इसके तौर पे पुलिस यही कोशिश करता है कि स्कूलों में जैसे हमारा स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम चल रहा है, तो उसी के दौरान हम ये कोशिश करते हैं कि पुलिस के बारे में, पुलिस में क्या सुविधा है, पुलिस का क्या सेवा हो सकता है, इसका इन्फॉर्मेशन स्कूल बच्चों, कॉलेज बच्चों तक पहुंचने के लिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश पे एक महिला शक्ति अभियान चल रहा है, महिला सशक्तिकरण, तो उसको लेके हमारा महिला कर्मचारी भी कई जगह पे कॉलेजेस पे जाते हैं, स्कूलों पे जाते हैं और महिला चौपाल भी लगा के लोगों को समझाते हैं कि पुलिस क्या करना है, क्या कर रहा है उनके लिए। बच्चों और बच्चों के साथ जो भी घटना होते हैं उनका पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपना घर वालों ही होता है।
जब अपना मम्मी पापा को पता है कि पुलिस के पास ये पावर्स है, पुलिस ये मदद कर सकते हैं, और वो अपना मम्मी पापा से बोलेंगे या टीचर से बोलेंगे, जो अथॉरिटी फिगर उनके होंगे, तभी जाके उनका आराम से उनका शिकायत या उनके साथ जो दुर्घटना हुआ है वो कम्युनिकेट हो पाता है। तो हमारा ऑलवेज हमारा फोकस ये रहा है कि गार्डियंस और पेरेंट्स को भी जागरूक करने का रहा है, और बच्चों को खुद सीधे जैसे स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम जैसे अभियानों से उनसे भी हम डायरेक्ट भी उनको जागरूक करने की कोशिश किया है। लेकिन देखिए, जब भी पुलिस की बात आती है तो लोगों में काफ़ी डर होता है कि अरे कंप्लेन करेंगे तो उल्टा हमारे ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी, तो लोग थोड़ा घबराते हैं, भागते हैं। ऐसे में लोगों को विश्वास दिलाना क्या एक बड़ा चैलेंज होता है क्या आपके लिए, कि पुलिस पर विश्वास करो? क्योंकि लोग अभी भी डरते हैं पुलिस के नाम से कि अरे पुलिस आ गई, अब क्या होगा। तो कैसे विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को? हम विश्वास हमारा काम से ही दिलवा सकता है, क्योंकि पुलिस का जो भी काम होता है, एक बार मुकदमा लिखने के पहले या जांच के पहले, जांच के दौरान भी हम लोग यही देखते हैं कि क्या क्या एविडेंसेस है, क्योंकि हम नियमों के अनुसार काम करता है, रूल्स के अनुसार काम करता है। तो हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते जो गैर कानून है, हम कानून का पालन बिल्कुल करते हैं। तो हमारा कोशिश ये है कि जो भी चीज़ आप दे रहे हैं, जो भी एविडेंस आप दे रहे हैं, उसी पे ही कार्रवाई होता है। अगर कोई चार्जशीट हम लगा रहे हैं तब भी एविडेंस के बेसिस पे लगा रहे हैं, अगर कोई FR फाइनल रिपोर्ट लगा रहे हैं तब भी वो एविडेंस के अभाव में ही लगाता है। तो हमारा काम निष्पक्ष रखना और निष्पक्ष दिखाना और बिल्कुल साक्ष्यों के ऊपर कार्रवाई करना, इसी से हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, 1 साल से तकरीबन आप सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्राइम किन के साथ होता है, मतलब जो FIR आती है वो किस एज ग्रुप के लिए सबसे ज़्यादा आती है? सबसे ज़्यादा क्राइम तो ये एग्जैक्टली बताने में नहीं सकते, फिर किसके साथ होता है ये मैं बता सकता हूँ। क्योंकि इश्यू क्या है, लखनऊ में ज़्यादा लोगों के पास फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये चाहे वो ज़मीन के नाम पे हो, ज्वेलरी के नाम पे हो, या कोई टैक्स रिबेट के नाम पे हो, LIC प्रीमियम में छूट देने के नाम पे हो। बहुत ज़्यादा लखनऊ वासियों जो है फ्रॉड का शिकार हो रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा 20 साल के आदमी से लेके 60 साल का आदमी तक तमाम लोग इसमें फंस जाते हैं। अच्छा, यानी फ्रॉड्स के केसेस सबसे ज़्यादा आपके पास है। इसको टैकल करने के लिए क्या कोशिश की जाती है आपकी तरफ से? जैसे कोई फ्रॉड का मामला हमारे संज्ञान में आता है, FIR रजिस्टर हो जाता है, उसमें विवेचना करके हम लोग मुलजिम को पकड़ता है, तब हम उनको मॉडस ऑपरेंडी वो कैसे ऑपरेट करता है इसको पता करने के लिए पहले कोशिश करते हैं। और जैसे एक ईरानी गैंग को हमने पकड़ा था थोड़ा समय पहले। तो ईरानी गैंग क्या करते हैं, उसने पुलिस का चेकिंग का जासा देके डर दिखा के उनका जेवरात, सब लोगों का जेवरात उतार के अपने पास रखता था। एक पुड़िया में, एक पौवे में डाल के बताता, ऐसे पौवे में डाल के आपका पाउच में लगाना था। और जैसे उनका ध्यान हटते वो पाउच दूसरा पाउच देता था जिसमें से केवल कागज और पत्थर था। तो उनको पकड़ने के बाद हम बहुत कोशिश किया है कि सिटीजन्स ग्रुप्स के, रेजिडेंशियल ग्रुप्स के और मीडिया के माध्यम से हम लोग सब लोगों को ये खबर पहुंचाने के लिए कोशिश किया है कि ऐसे जासे में मत आइए, ये लोग ऐसे ऐसे फ्रॉड करते हैं और ऐसे फ्रॉड आपसे नहीं होना देना है, सतर्क रहिए। जो हम अवेयरनेस कैंपेन्स करते रहते हैं, और साथ साथ जो हमारा काम है क्रिमिनल्स को पकड़ना, वो भी हम करते रहते हैं। देखिए, हिंदी तो आपने सीख ली, लेकिन अगर क्रिमिनल की कोई और लैंग्वेज है, जैसे वो गुजरात का है तो बट ऑब्वियसली गुजराती यूज़ करेगा, बंगाल का है तो बंगाली यूज़ करेगा, तो उन जो क्रिमिनल्स हैं उनसे कैसे टैकल करते हैं आप लोग? उनसे सच कैसे उगलवाते हैं? चैलेंज होता होगा। बिल्कुल चैलेंज है, क्योंकि क्रिमिनल्स कई यूपी एक प्रदेश है जिसमें से कुछ लोग बाहर से भी आके चोरी करते हैं। जैसे हम लोग अभी नज़दीक में एक गुजराती वाला गैंग को पकड़ा था। हमको, क्योंकि कोई भी चोर ऐसे नहीं आएंगे जिसका हिंदी नहीं जानता हो, क्योंकि उनको लोकल एरिया में रहना है, लोकल एरिया का पॉपुलेशन के साथ मिक्स होना है, उन्हीं के साथ धोखाधड़ी करना है या क्राइम करना है, तो उनको 100% हिंदी जानता ही होगा। फिर उन लोग ये दिखाते हैं कि नहीं सर, हमको हिंदी नहीं जानते हैं, केवल अपना बचत करने के लिए कोशिश करते हैं। फिर हमारा पुलिस फोर्स इतना बड़ा है कि हर जगह बिहार, दिल्ली, पंजाब, सब जगह का रहने वाला और लैंग्वेज रहने वाला आदमी यूपी पुलिस में मौजूद है। उनका सहयोग हम लेते हैं। अगर कोई फॉरेन व्यक्ति या कोई अफ्रीका का रहने वाला या कोई फ्रेंच स्पीक करने वाला व्यक्ति है और उनके साथ पूछताछ करना हो, तो हम एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग हैं जिसके पास ये लैंग्वेज का नॉलेज रहता है, उन्हीं का सहयोग लेते हैं हम लोग। और उन्हीं के माध्यम से पूछताछ करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। यूपी गवर्नमेंट से सपोर्ट कैसा मिलता है आपको? जी,
यूपी गवर्नमेंट से बहुत अच्छा सपोर्ट है पुलिस को। हम लोगों का जो भी क्रीचर कंफर्ट्स है वो सब दे रहे हैं, और हमको कार्रवाई करने के लिए भी बहुत साथ में दे रहे हैं, और हमको पूरा तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए अब तो टेक्नोलॉजीज भी नई आ रही हैं और काफ़ी कुछ नई चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करते हैं कि आप क्राइम को कम करें, क्रिमिनल्स को पकड़े का। जी। इक्विपमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। जी। यूपी पुलिस के पास कुछ नए इक्विपमेंट्स है, उसकी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, यूपी पुलिस के पास बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स भी है, और हमारा टेक्निकल डिवीज़न जो है ज़्यादा तरफ सिटीजन सुविधाओं जो है ऑनलाइन देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक एक ब्यूटीफुल एप्लीकेशन सी प्लान ऐप करके एक एप्लीकेशन है, जिसमें से यूपी में हर गांव में एक पब्लिक के जो सम्मानित लोग हैं जो सहयोग करते हैं, उनका नाम मेड अवेलेबल है। एक दूसरा ऐप है यूपी कॉप का ऐप है, एक वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पे होता है। उसमें से बहुत ज़्यादा सुविधा, सिटीजन सुविधा होता है, और पुलिस के लिए भी बहुत सुविधा होता है। जैसे पुराना टाइम पे बीट रिकॉर्ड्स वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स होता था, वो सब अब डिजिटलाइज होना शुरू किया, जहाँ से भी हमको अगर जब भी चाहिए हमको उसको एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा ये चीज़ से ये इम्पोर्टेंस मिलता है कि जो भी रिकॉर्ड्स हमेशा के लिए रख सकते हैं। अभी जो है रिकॉर्ड्स ख़राब होता है, कभी कभी ख़राब हो जाता है, बारिश आ गया ख़राब हो जाएंगे, अंदर रखा है सीलन आएंगे, तो वो इश्यू से हम दूर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ यूपी पुलिस काफ़ी ज़्यादा सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी है। जैसे क्रिमिनल्स का पकड़ने के लिए जो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, उस सब में नया टेक्नोलॉजी इसलिए आया है, जिसमें से बहुत अच्छा फ़र्क पड़ रहा है, और हम लोग क्रिमिनल्स के बहुत आगे पहुंच सक रहे हैं। देखिए यूथ आजकल इंस्टाग्राम बहुत यूज़ करते हैं, जी। और जब भी हम किसी वेबसाइट को देखते हैं या मोस्टली ट्विटर को देखते हैं, तो चाहे वो यूपी पुलिस हो या कोई भी अदर डिपार्टमेंट हो, मीम्स का बहुत यूज़ कर रही है लोगों को जागरूक करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप मीम शेयर कर रहे हैं तो एक मीम आपको अच्छा लगेंगे तो शेयर बिल्कुल करेंगे। अगर हमारा मैसेज मीम के माध्यम से भी लोगों के पास पहुंचेंगे तो हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारा मंशा ये है कि हमारा अच्छा मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए। ओके। अच्छा, अभी तो फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, बट ऑब्वियस है पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट होगी, तैयार होगी हर एक एंगल से। ऐसे में कभी कभी कुछ सालों में ये देखा है कि दुर्गा पूजा और जो मुहर्रम का जुलूस होता है या ईद एक ही दिन पर जाती है, कि कभी एक ही सड़क से एक साइड से दुर्गा पूजा का विसर्जन हो रहा है तो दूसरी तरफ से बकरीद या मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है। वो सिचुएशन कैसी होती है, उसको कैसे आप टैकल करते हैं? इसको टैकल करने में केवल एक ही चीज़ है, प्लानिंग करना है अच्छा सा, कि कौन सा जुलूस कौन सा रूट से जाएंगे, कितना बजे जाएंगे, और दूसरा जुलूस कितना बजे कहाँ से जाएंगे। इसे सबसे पहले होता है कि सबसे केवल पुलिस ही ये काम नहीं कर सकते, तो पूरा प्रशासन लगता है उसमें, हर विभाग लगता है उसमें, पुलिस भी सहयोग देता है, और सबसे बड़ा रोल रहता है कि वही का जनता, आम जनता का सहयोग के बिना कुछ भी कार्यक्रम नहीं होता है। तो इसीलिए हम पीस कमेटी का मीटिंग गठन करते हैं, और इवेंट्स होने से एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही सब संप्रांत व्यक्तियों को कॉल करते हैं, आयोजकों को कॉल करते हैं, और जो भी उनका समस्या है, जो भी उनका इश्यूज है, उसको सुनाया जाता है और उसका समाधान निकाला जाता है। और उसी दिन इवेंट के दिन पे प्रॉपर पुलिस डिप्लॉयमेंट होता है, अच्छा मात्रा में डिप्लॉयमेंट होता है, और हम लोग हमारा कांस्टेबल से लेके सब ऑफिसर्स तक पूरा मेहनत करके प्लानिंग के हिसाब से अच्छा काम करता है। देखिए, काम से आपको प्यार है, ये बखूबी समझ में आ गया। देखिए, वर्किंग डेज पर तो ठीक है, आप सुबह से शाम तक एक ही रूटीन है, लेकिन जब आपको ऑफ होता है जी, उस दिन आप क्या करते हैं? क्या करना आपको पसंद है? खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में ऑफ दिन तो ऐसे रहता ही नहीं है हम लोगों को। फिर जैसे कुछ टाइम मिलता है तो हमको किताब पढ़ने का बहुत शौक है, तो हम किताब पढ़ते हैं। जी। उसके अलावा किताब पढ़ के आप आईपीएस बने, उसके अलावा आपको क्या पसंद है? बिल्कुल मूवीज़ देखता हूँ मैं, और किताबें पढ़ता हूँ, ज़्यादातर किताबें पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, जब आप वर्क पे ऑन ड्यूटी हैं, बहुत दिमाग में प्रेशर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो हम लोग की तो आदत है यंगस्टर्स की मोस्टली कि वो तो गाने सुन लेंगे, अकेले बैठ जाएंगे तो ठीक है, दे विल काम डाउन। लेकिन आप ऑन ड्यूटी अगर कुछ ऐसा प्रेशर है तो खुद को काम रखना कितना इंपॉर्टेंट है? आप काम खुद को कैसे रखते हैं? देखो, अब बिल्कुल सही बोला कि हमारा नौकरी में ऐसे काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस आते हैं जिसमें से आपको बहुत स्ट्रेसफुल लगेंगे, और आपका गुस्सा भी काफ़ी समय बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। फिर एक पुलिसमैन को ऐसे गुस्सा आना नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों को सिखाया गया है कि काम रखने कैसे रखना है। तो हम
खासतौर से ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ करते हैं हम लोग। 3-4 डीप ब्रेथ्स लेते हैं और सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं और फिर काम डाउन हो जाता है। यानी अगर यूथ ब्रीदिंग की हैबिट अपनी ये मेंटेन करे तो वो तो काम रख सकता है, क्योंकि यूथ बिल्कुल। को तो बहुत गुस्सा आता है। आपने भी देखा होगा ना कि अक्सर चौराहों पर जब उनका जी। चालान होता है तो यूथ बहुत बौखला जाते हैं जी। कि नहीं, चालान नहीं होना चाहिए। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऑन ड्यूटी तो प्रेशर होता ही है, बट ऑब्वियस है, लेकिन एक केरला और यूपी, बहुत वास्ट डिफरेंस है दोनों में। जब आप पहली बार यहाँ पर आपने ज्वाइन किया, जब आप पहली बार यूपी में आए, तो फर्स्ट डे कैसा था आपका? फर्स्ट डे के बारे में जैसे मैंने पहले बताया, जो बस ट्रिप के दौरान जो मैंने इतना बड़ा बड़ा खेत देखा, तब जोग्राफिकली मेरे को बहुत अंतर मिला। तो वही मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस वो था। आई वाज वेरी अमेज्ड दैट कैन बी सो मच ओपन स्पेस इन अ प्लेस। एंड यूपी जैसे खाना का चीज़ जो आता है, मैं पहले से ही फेमिलियराइज था कि रोटी और सब्जी खाने में आई वाज पहले से ही मेरे को एक्सपीरियंस था। तो फूड का शौक उतना नहीं था जितने से कुछ साउथ इंडियंस को लगता है, तो मैनेज हो गया था। अब लास्टली, प्राइम टीवी के माध्यम से आप दर्शकों से क्या अपील करेंगे, यूथ से क्या अपील करेंगे? मैं यूथ्स को यही बोलना चाहता हूँ कि आप एक जीवन में एक लक्ष्य रखिए और लक्ष्य के लिए आप हार्डवर्क करिए और हमेशा कोशिश करिए कि कानूनों का उल्लंघन मत करिए और जहाँ पे भी आपको हो सकते हैं आपसे दूसरों को मदद करिए। आपके जवाब से मुझे एक सवाल और याद आ गया, वो मैं पूछना चाहूँगी कि आपने कितने अटेम्प्ट्स में क्वालिफाई किया अपने ये सिविल एग्ज़ाम, और ये आपकी जर्नी कैसी थी? मैं जब कॉलेज का फाइनल ईयर में था, उस टाइम पे ही मैं डिसाइड किया था मैं सिविल सर्विसेज ही दूंगा। तो उसके बाद कॉलेज के तुरंत बाद मैंने तैयारी के लिए हैदराबाद गया, फिर उसके बाद तिरुवनंतपुरम में तैयारी किया। तो पहला अटेम्प्ट दिया था, तो पहले अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर मेरा स्ट्रैटेजी मैंने रिवाइज़ किया और पढ़ाई के जो भी कमी था पहले का वो सुधार के फिर मैं एक और अटेम्प्ट दिया और उस साल मेरा दूसरा अटेम्प्ट में मैं सक्सेस मिल गया मेरे को। ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अभी आपने देखा कि एडीसीपी नॉर्थ अभिजीत आर शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में हर एक चीज़ बताई कि 2018 बैच के वो आईपीएस ऑफिसर है और पहली बार जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन की तो यूपी में ज्वाइन की और यूपी का एटमॉस्फेयर उन्हें बहुत अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर युवाओं को कहा कि एक लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है, फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है, तभी जो आज के युवा है वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। तो अगले एपिसोड में फिर से शख्सियत में किसी ऐसे शख्स से मुलाकात होगी जो आपको प्रेरित करेगा कि आप लाइफ में कुछ करें, कुछ अचीव करें। तो धन्यवाद आप सभी का और लगातार आप देखते रहिए प्राइम टीवी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साफ।